जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर्स पैड अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व किया था और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले प्रैक्टिस सेट 1.1 के आगे वाला टॉपिक जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आपको पता है कि ज्योमेट्री ये जो नाम है इसका भी एक डेफिनेशन है। ज्योमेट्री ये जो वर्ड है पार्ट 2 जो हमारा ये ज्योमेट्री है इसका भी एक खुद का एक डेफिनेशन है। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द फिगर्स एंड शेप इज नोन एज ज्योमेट्री। मतलब ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, हम डील करते हैं किससे, जो भी मैथमेटिकल फिगर्स होते हैं या फिर जो भी मैथमेटिकल शेप्स होते हैं उनसे जब हम डील करते हैं तो ये पूरी ब्रांच को क्या कहा जाता है, इस पूरी ब्रांच को कहा जाता है ज्योमेट्री। इस पूरी ब्रांच को कहा जाता है ज्योमेट्री। तो उसी की वजह से पार्ट 2 में देखो ज़्यादातर फिगर होंगे, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, ट्रायंगल होगा, ज़्यादातर फिगर्स आप देखोगे तो पार्ट 2 में होंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ नंबर्स भी होंगे, कुछ इक्वेशन भी बनेंगे, कुछ फॉर्मूलाज भी होंगे जिसको यूज करके हमें क्या करना है, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। तरह तरह के प्रॉब्लम्स होंगे और तरह तरह के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो इसी सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए ये सब हम पढ़ते हैं ताकि हम रियल लाइफ में भी जो भी कुछ हमें प्रॉब्लम आते हैं, रियल लाइफ में भी जो भी कुछ हमें प्रॉब्लम आते हैं तो उसमें भी हम सॉल्यूशन निकाल सके, ठीक है। तो इतना सब बोलने के बाद कुछ बचा नहीं अभी बोलने के लिए, ठीक है, कुछ बचा नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारा टॉपिक चालू करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि प्रैक्टिस सेट 1.1 के बाद वाला जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल। जितना मैं शायद बोल रहा हूँ ना उससे भी ज़्यादा ये इजी एंड सिंपल टॉपिक है। मुझे पता है, पूरा 100% मैं श्योर हूँ कि जो भी मैं आज ये पढ़ाने वाला हूँ ये ऑलरेडी आप पहले ही पढ़ चुके हो। ये सभी कॉन्सेप्ट, ये सभी चीज़ें ये आप 6th स्टैंडर्ड में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। 6th स्टैंडर्ड में जो भी बेसिक पढ़ा था वही आज मैं थोड़ा सा रिपीट करने वाला हूँ। थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा। देखो जो टॉपिक मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ आपको वो रिवाइज हो जाएगा कि आपने वो 6th में पढ़ा है, आपने वो 7th में पढ़ा है, आपने वो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है और अभी हम फिर से रिवाइज करने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो 9th स्टैंडर्ड का ये जो प्रैक्टिस सेट 1.1 के बाद वाला जो टॉपिक है जिसका मैं अभी नाम लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, ये कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक का नाम क्या होने वाला है, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। जो अपने लेसन का नाम है, जो अपने चैप्टर का नाम है वही मैं अभी आपको पढ़ाने जाने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले जो कि इन्होंने सीरीज में जो दिया है, जो कि सबसे ज़्यादा बेसिक होता है ज्योमेट्री का, सबसे ज़्यादा बड़ा बेसिक होता है ज्योमेट्री का। तो बेसिक में सबसे पहले आता है ज्योमेट्री में लाइन सेगमेंट, ठीक है। जैसा ही मैंने नाम लिखा ये लाइन सेगमेंट, आधे से ज़्यादा बच्चे जो इस स्कॉलर्स पैड अकेडमी के यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे खुश हो गए। क्यों खुश हो गए पता है क्या आपको? अरे क्योंकि उनको पता है कि ये हमने पहले भी पढ़ा है, 6th में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है और 9th में फिर से पढ़ रहे हैं। सर ऐसा होता है ना, जब मोबाइल में आप कोई गेम खेलते हो ना तो आपके पास लेवल्स होते हैं 1 2 3 4 5 और ये लेवल्स आगे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता कि लेवल 1 को पास करने के लिए आपने जो नॉलेज यूज किया वो सेम नॉलेज लेवल 2 में अप्लाई ना हो। वो सेम नॉलेज यहाँ पे भी अप्लाई होगा, थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जो नॉलेज आपने लेवल 1 और लेवल 2 को पास करने के लिए यूज़ किया है वही सेम नॉलेज आपको क्या करना है, लेवल 3 में लगाना है। अब ये तीनों में आपने जो नॉलेज यूज़ किया लेवल 3 को पास करने के लिए ये पूरा मिला के आपको लेवल 4 में यूज़ करना है। यही होता है 6th में जो पढ़ा, 7th में जो पढ़ा, 8th में जो पढ़ा वो सभी का कॉम्बिनेशन अभी कहाँ पढ़ना है, अभी 9th में पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है, 9th में पढ़ना है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये जो चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऐसा बोल सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इजी है। डिफ़िकल्ट बोलना एक शायद मेरी गलती हो जाएगी, पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी है। अभी मैं एक झटके में आपको समझा सकता हूँ, एक झटके में बेस एक शॉक देना आपको ज़रूरी है, उसमें आप समझ जाओगे। देखो ये एक शॉक दे दिया, ये क्या है, देखो इसको अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे मैंने 2 डॉट निकाले A और B और उन दोनों डॉट्स को क्या किया है, ज्वाइन किया है। डॉट्स को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पॉइंट्स। मतलब मैंने क्या किया है, पॉइंट A और पॉइंट B दोनों को ज्वाइन कर दिया।
पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों को ज्वाइन कर दिया है, तो इसकी वजह से ये क्या बना रहा है, एक लाइन सेगमेंट बना रहा है। अब लाइन सेगमेंट क्यों बना रहा है सर, लाइन क्यों नहीं बना रहा है? तो देखो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लगा दिए, 2 पॉइंट लगा दिए। अगर आप घर में हो अभी, अगर आप अभी घर में बैठे हो तो आप दीवार को देख लेना, आप अपने रूम के, बेडरूम के, हॉल के, किचन के दीवार को देख लेना। 2 दीवारों को चिपक कर एक दीवार है। इसका मतलब ये अगर ये हमारी एक दीवार है और ये हमारी दूसरी वॉल है, ये हमारी एक वॉल है, ये हमारी एक वॉल है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है जब तक हम उसको चेंज नहीं करते। बट यहाँ क्या होता है, इन 2 दीवारों के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा और फिक्स रहेगा। अगर मैं बोलूँ कि ये जो मेरी लाइन है उसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या होता है, समझता है आपको, समझ रहा है आपको इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मैं ए से लेके बी तक अगर जाऊंगा तो ये 5 सेंटीमीटर रहेगा, बट अगर मैं बी से ए की तरफ भी आता हूँ तो भी मेरा लेंथ 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, तो भी मैं उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करूँगा, ना उससे 1 mm ज़्यादा और ना ही उससे 1 mm कम। इसी को बोला जाता है लाइन सेगमेंट। इसी को क्या बोला जाता है, लाइन सेगमेंट हु हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। क्या होता है, लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं। अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। तो एक लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, 2 ही एंड पॉइंट्स होते हैं, ना कि 2 से ज़्यादा होते हैं और ना ही 2 से कम होते हैं। ठीक है, तो इसने अपनी बाउंड्री जो है ना वो सेट कर दी है कि मुझे दोनों पॉइंट के बीच में ही रहना है, ना मुझे तीसरा पॉइंट चाहिए और ना ही मुझे तीसरे पॉइंट की ज़रूरत है। और अगर एक ही पॉइंट रहेगा तो वो लाइन सेगमेंट बन ही नहीं सकता। अगर सिर्फ एक ही पॉइंट है तो वो लाइन सेगमेंट बनेगा ही नहीं ना भैया। ऐसे ही थोड़ी ना मैथ्स पढ़ाने बैठा हो तो वो लाइन सेगमेंट बनेगा नहीं। अरे उसका उतना एटीट्यूड है कि वो बोलेगा 2 ही पॉइंट चाहिए, 2 से ज़्यादा लिया तो लाइन सेगमेंट की कैटेगरी में नहीं आओगे, हमारे फैमिली से बिलोंग नहीं करोगे। यहाँ तक समझा आपको? तो इतना बस याद रखो कि एक लाइन सेगमेंट जो होती है उसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं। कितने होते हैं, 2 एंड पॉइंट होते हैं। और उसका लेंथ क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। उसका लेंथ क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर का मैंने ड्रॉ किया है तो ये 5 सेंटीमीटर पूरे ज़िंदगी भर रहेगा। अगर मैं 10 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ तो वो 10 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट पूरे ज़िंदगी भर मेरे बुक में वैसे की वैसे ही पड़ा रहेगा, उसको चेंज कोई नहीं करने वाला। ठीक है, भगवान भी उतर के आए और बोले लाइन सेगमेंट तो 5 सेंटीमीटर के 10 सेंटीमीटर के हो जा, तो लाइन सेगमेंट क्या बोलेगी, नहीं सर मुझे लिमिटेशन लगा दी है, मुझे बाउंड्री लगा दी गई है, तो इसके लिए मैं आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, बट इसके उल्टा किसके साथ होता है, इसके उल्टा होता है लाइन के साथ। इसके उल्टा किसके साथ होता है, लाइन के साथ। ये लाइन होती है ना, ये बहुत दिलदार चीज़ है। ये लाइन जो होती है ना, तो देखो लाइन को अगर मैं जैसे ड्रॉ करता हूँ उसके बाद आपको देख के समझ जाएगा कि ये इतनी ज़्यादा दिलदार, इतनी ज़्यादा खुशनसीब क्यों होती है। ठीक है, अगर आपको बोला है ड्रॉ अ लाइन ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो आप क्या करोगे, 10 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पे एरो लगा दोगे। अब जैसे ही आपने एरो लगा दिया और आपका भाई आ गया, आपका छोटा भाई या छोटी बहन आ गई, छोटा भाई बड़ा भाई जो भी हो वो आ गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेंसिल लिया और अभी देखो अगर छोटे भाई बहन है तो थोड़ा सा संभल के रहो। ठीक है, अगर छोटे भाई बहन है आपके तो थोड़ा सा संभल के रहो, और अगर आपके भाई बहन आपसे बड़े हैं तो थोड़ा ज़्यादा संभल के रहो, क्योंकि उन्होंने ये 9th स्टैंडर्ड पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो देखो छोटे भाई बहन की आदत क्या होती है, वह ऐसे ही पेंसिल लेंगे, ऐसे आएंगे खुजाएंगे सर में और धीरे से ऐसा पेंसिल का नोक लगाएंगे और इसको बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, लाइन को ऐसे धीरे से बढ़ा देंगे। आप बोलोगे दिन भर मेहनत करके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके फ्रेंड को मैंने बुक मांगा था कंप्लीशन के लिए, और गधे तूने आके इस लाइन का लेंथ ही बढ़ा दिया। अब लेंथ क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि भाई ये अलाउ करता है ना, ये लाइन खुद बोलता है कि मुझे कितना भी एक्सटेंड करो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इट डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट्स, लाइन के एंड पॉइंट्स नहीं होते, इसीलिए आपका छोटा भाई क्या करता है, इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड करते बैठता है। पर वो भी क्या करे बेचारा, बुक का पेज कहीं पे एंड होगा ना, तो वहीं पे बेचारा स्टॉप हो जाता है, क्योंकि उसके बाद उसको पता है कि अगर मेरी बहन यहाँ से उड़ गई तो पक्का मैं शाम को मार खाने वाला हूँ, क्योंकि वो पापा के आने के बाद रोएगी, तभी नहीं रोएगी वो, उस टाइम पे वो रोएगी नहीं। आप अगर सुबह में ये कांड किए हो, आपने अगर सुबह में ये कांड किए हो, तो वो पक्का शाम को रोएगी पापा के आने के बाद, और ऐसे बताएगी जैसे कि बहुत ही बड़ा युद्ध हो गया तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में, ताकि उसको क्या करना होता है, पप्पा से आपको पिटवाना होता है, क्योंकि आपने क्या किया, उसकी लाइन को एक्सटेंड किया। तो उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि इसका लाइफ स्पैन थोड़ा सा कम करते हैं, तो फिर घर में फाइट हो जाती है, किसकी, पप्पा की। किसको पीटते हैं, छोटे भाई को, ठीक है। तो ये लाइन दिलदार किसके लिए होती है, पप्पा के लिए, जो दिल से मारते हैं, इतने दिल से मारते हैं कि ये दोबारा कभी लाइन को हाथ ही नहीं लगाता। तो थोड़ा सा सावधान रहो बच्चों अपनी बहनों से, जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है, तो उनके बुक में ऐसा कुछ किया मत करो, ठीक है। उनके बुक में पहले से ही बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ किया मत करो, क्योंकि वो दिमाग से थोड़े से ज़्यादा होशियार होते हैं, उनको पता है कब रोना है, उनको पता होता है कि रोना कब है और मार कब मिलेगी। तो इसमें बस याद क्या रखेंगे, बहन को याद नहीं रखेंगे, ठीक है, बहन को याद मत रखना। अगर रखना है इसको याद करने के लिए, तो बहन का सिर्फ एक ही, बहन का कबर्ड जाके देख लो, पूरा कबर्ड अगर कपड़ों से भरा भी होगा तो भी वो बोलेगी मेरे पास कपड़े ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये दिखता यहाँ पे है कि एंड हो रहा है, पर ये कितना भी एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि उनकी शॉपिंग नेवर एंडिंग होती है। कितनी होती है, नेवर एंडिंग होती है। अगर कल कोई ड्रेस पहना है तो वो सेम ड्रेस वो दूसरे दिन पहनेगी नहीं, दूसरे फंक्शन में पहनेगी नहीं, बोलेगी कल ही पहना था तो दूसरे फंक्शन में कैसे पहनूंगी। तो इसकी शॉपिंग जो है एंडलेस होती है, चलते ही रहती है, चलते ही रहती है, चलते ही रहती है। जेब में पैसा होना तो चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। तो इसमें क्या याद रखोगे आप, अ लाइन डज नॉट हैव एंड पॉइंट्स, डज नॉट हैव एंड पॉइंट, ठीक है। तो लाइन में एंड पॉइंट्स होते ही नहीं है भैया, जितना भी चाहो एक्सटेंड करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, ना उसको बुरा लगेगा ना उसको अच्छा लगेगा। वो स्टेबल है अपनी लाइफ में, मस्त बैलेंस है, बिंदास है, इधर से एक्सटेंड करो या फिर उधर से एक्सटेंड करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहन की और मम्मी की शॉपिंग का पकड़ लो, एक इधर से शॉपिंग करते चलती है और एक इधर शॉपिंग करते चलती है। वो भी नहीं समझता है, 2 बहनें हैं तो सबसे अच्छा है, ये अपना ड्रेस नहीं देगी, ये अपना ड्रेस नहीं देगी, एक दूसरे में वो कभी ड्रेस एक्सचेंज नहीं करेंगे, दोस्तों के साथ एक्सचेंज करेंगे, पर ये कभी इसको नहीं देंगी, ये कभी इसको ड्रेस नहीं देंगी। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। अगर इसने येलो कलर का खरीदा ना, तो ये तो पक्का येलो कलर का नहीं खरीदी, क्यों, क्योंकि मेरे बहन के पास है, मैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझो, लाइन के बारे में ऐसे समझा जाता है, ठीक है, ठीक है। अभी देखो, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, P और Q के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। सिमिलरली A और B के बीच में भी इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे समझदार भैया आता है, वो होता है रे, वो होता है रे। ये क्या बोलता है, ना तेरी ना मेरी, ये क्या बोलता है, ना तेरी ना मेरी, मतलब ना इसकी ना इसकी, ये दोनों की सुनता है। तो ये क्या बोलता है, ठीक है, एक साइड में एरो, एक साइड से मैं कितना भी एक्सटेंड हो जाऊंगा, पर दूसरी साइड में मेरे को स्टॉप लगा दो। फुल स्टॉप लग गया यहाँ पे लिखते हैं एक्स वाई। तो ये भैया बेचारा बहुत अच्छा होता है, ये दोनों को बोलता है, ना तेरी सुनूंगा मैं ना इसकी सुनूंगा, ठीक है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ठीक है, एक जन इसकी करो एक जन उसकी करो। होता है ना, शादियों में देखो बहनें एक साथ आ जाती है, किसी एक भाई को पकड़ती है, एक बहन एक का हाथ लेती है, दूसरी बहन दूसरे का हाथ लेती है, और दोनों हाथों में मेहंदी निकालती है। तो ऐसा ही एक पॉइंट को पकड़ के इस पे हाथ पे मेहंदी लगा दिया, दूसरे को पकड़ के इसके हाथ पे मेहंदी लगा दिया, ये भी खुश ये भी खुश, और बीच में बचा ये फंस गया बेचारा, इसलिए नाम दे दिया रे।
क्योंकि ये खुद बोल रहा है अरे ये क्या हो गया, तो इसलिए नाम दे दिया उसको रे। बैठो अभी। इसमें क्या होता है, इट इज़ फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री टू एक्सटेंड एट अदर एंड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक एंड इसका फिक्स होता है और दूसरी एंड से आप इसको कितना भी एक्सटेंड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये कभी आपको मना नहीं करेगा, ये कभी भी आपको मना नहीं करेगा। ठीक है, तो ये रे भी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आपको जितना डिफिकल्ट लगता है उससे ज़्यादा ये इजी है, और आपको जितना इजी लगता है उससे बहुत ज़्यादा ये इजी है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन, हम यहाँ पे लिखेंगे इट हैज़ फिक्स्ड पॉइंट, इट हैज़ फिक्स्ड पॉइंट एट वन एंड एंड फ्री टू एक्सटेंड एट अदर एंड। मतलब एक एंड से तो वो फिक्स है और दूसरी एंड से बढ़ाते जाओ एक्सटेंड करते जाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद उन्होंने जो दिया है फोर्थ नंबर है वो है कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। ठीक है, ये फोर्थ वाला जो दिया है उन्होंने दिया है कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट भी एक इतना इजी टॉपिक है, जितना आपने सोचा नहीं होगा उससे भी ज़्यादा इजी है। अगर आप इमेजिनेशन करने वाले हो तो आप इमेजिन करो, ये तीनों जितनी इजी है ना उससे ज़्यादा इजी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट है। अभी देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा है सेगमेंट है, देखो यहाँ पे सेगमेंट बोले तो सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, लाइन नहीं चलेगा। ये सेगमेंट ए बी है मेरा, जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और ये दूसरा सेगमेंट है जिसका नाम है पी क्यू, उसका भी लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर है। अभी देखो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है क्या? अरे नहीं आ रहा है। इसका भी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और इसका भी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब दोनों इक्वल लेंथ के हैं, दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल है, सेम है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू। अब इसको लिखा कैसे जाता है, तो इसको लिखा जाता है लेंथ ऑफ सॉरी लेंथ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू। बोला था ना, बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपको क्या लगेगा, डिफिकल्ट बोलने वालों? अरे मैं पढ़ा रहा हूँ भैया, डिफिकल्ट कैसा होगा? पढ़ाने वाला मैं हूँ। जब मुझे नहीं लग रहा है डिफिकल्ट तो आपको भी नहीं लगना चाहिए। अगर मुझे लग रहा है ये बहुत इजी है तो सेम आपको भी लगेगा कि ये इजी है। उसके बाद उन्होंने बोला है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। 5 नंबर पे उन्होंने दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे उन्होंने 3 प्रॉपर्टी दी है। कितनी दी है? यहाँ पे टोटल उन्होंने 3 प्रॉपर्टी दी है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी बहुत ही बेहतरीन है, याद करने के लिए सबसे इजी है। क्या है? याद करने के लिए बहुत ही इजी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है उसका नाम है रिफ्लेक्सिविटी, उसका नाम है रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी है वो क्या बोलती है, जैसे यहाँ पे देखो रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। देखो यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये ए से लेके बी तक अगर मैं चलते जाऊँ तो कितना चलूँगा? 5 सेंटीमीटर चलूँगा। कितना चलूँगा? 5 सेंटीमीटर चलूँगा। तो भैया अगर मैं बी से लेके ए तक चला जाऊँ तो भी मैं 5 सेंटीमीटर ही चलने वाला हूँ। इसका मतलब सेगमेंट ए बी का जो भी लेंथ रहा है वो किसके इक्वल होगा? सेगमेंट ए बी के ही इक्वल होगा ना। अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हो जाऊँ तो क्या होगा? मेरा खुद का ही रिफ्लेक्शन दिखेगा ना। तो सेम यही होता है कि ए बी का लेंथ मिरर में भी सेम ही दिखेगा। अगर वो 5 सेंटीमीटर का है तो वहाँ पे भी वो 5 सेंटीमीटर का ही दिखेगा। उसी को तो रिफ्लेक्शन बोला जाता है ना, उसलिए नाम दिया है रिफ्लेक्टिविटी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट
ए बी के हमेशा बराबर की होती है। ऐसा नहीं होगा कि ए बी की लेंथ 5 सेंटीमीटर है और दूसरी बार ए बी की लेंथ 4 सेंटीमीटर हो गई। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पसंद आया, इसलिए मैंने पूरा प्रॉपर्टी ही चेंज कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं होते। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है, वो है सिमेट्री। वो क्या है? सिमेट्री। वो क्या है? सिमेट्री। तो सिमेट्री में ये लोग क्या बोलते हैं? देखो, सिमेट्री नाम क्या बोल रहा है? सिमिलर। नाम क्या बोल रहा है? सिमेट्री सिमिलर। अगर मैं बोलता हूँ मेरी एक सेगमेंट है, सेगमेंट ए बी, वो कॉन्ग्रुएंट है या फिर सिमिलर है सेगमेंट सी डी से। किससे है? सी डी से। अभी देखो, ये दोनों जुड़वा भाई है, सेगमेंट ए बी का जितना लेंथ है उतना ही लेंथ है सेगमेंट सी डी का। इसका मतलब क्या हो गया कि सेगमेंट सी डी का जितना लेंथ है उतना ही लेंथ किसका होगा? सेगमेंट ए बी का। कुछ बात पड़ी? दिमाग के पल्ले पड़ी क्या? अरे पड़ेगी क्यों नहीं, इतना इजी टॉपिक है। तो देयरफॉर हम ये भी तो लिख सकते हैं कि सेगमेंट सी डी भी सेगमेंट ए बी के बराबर है ना भैया। वही तो समझा रहा था, वही तो बोल रहा था कि दिमाग में घुसा क्या नहीं। अरे घुसा ही होगा, दिमाग में भूसा थोड़ी ना भरा है कि घुसेगा नहीं। अरे दिमाग है आपके पास, लगाओ यार थोड़ा सा। देखो यहाँ पे लिखो भी। अभी क्या बोला है? अभी बोला है उन्होंने ट्रांजिटिविटी। क्या बोला है? ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी में क्या होता है? 3 सेगमेंट होते हैं। कितने होते हैं? 3 सेगमेंट होते हैं। पहले में 1 था, दूसरे में 2 है, तीसरे में अभी कितने होंगे? 3 सेगमेंट है। अब वो क्या बोलते हैं? मेरे पास एक सेगमेंट ए बी है। क्या है? ए बी है, जो कॉन्ग्रुएंट है किससे? सेगमेंट सी डी से कॉन्ग्रुएंट है। किससे कॉन्ग्रुएंट है? सेगमेंट सी डी से कॉन्ग्रुएंट है। और सी डी क्या बोलता है? मेरे पास भी एक कॉन्ग्रुएंसी है। वो क्या बोलता है? मेरा जो सेगमेंट सी डी है, सेगमेंट सी डी, ये कॉन्ग्रुएंट है किससे? सेगमेंट डी ई से। किससे? सेगमेंट डी ई से। तो ए बी क्या बोल रहा है? अरे ऐसा है क्या? मैं तेरे बराबर हूँ, तेरे बराबर ये है, तो हम दोनों भी तो एक साथ बराबर ही हो गए ना। तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखते हैं सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डी ई। अगर तुम दोनों बराबर हो तो मेरे को क्यों छोड़ दिया? हम दोनों भी तो बराबर है। अगर इसका भाई ये है और इसका भाई ये है, इसका मतलब ये दोनों भी तो भाई हो गए ना, दोनों भी भाई हो गए। यही होता है ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। यही क्या होता है? ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। उसके बाद उन्होंने 6 नंबर के बोला है मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट। तो ये जो मिड पॉइंट होता है, क्या? मिड पॉइंट वो हमेशा एक ही होता है। ठीक है, कोई भी लाइन सेगमेंट अगर हो तो उसमें सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। ओनली वन एंड ओनली पीस। कितना होगा? 1 एंड ओनली 1 मिड पॉइंट। कितना होगा? एक ही होता है मिड पॉइंट, क्योंकि वो बराबर सेंटर में आता है और एक लाइन में सेंटर एक ही होता है। कितने होते हैं? एक लाइन में बराबर एक ही सेंटर होता है। तो मिड पॉइंट अगर देखोगे, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ए बी और बीच में लिखता हूँ एम, अगर मैं बोलता हूँ कि ये ए एम, अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो मेरा पॉइंट एम है वो मिड पॉइंट है मेरा, किसका? ए बी का। तो मैं इस लाइन को कैसे लिखूंगा? ए डैश एम डैश बी। और अगर ये एम मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए से लेकर एम तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस किसका रहेगा? एम से लेकर बी तक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए एम इज इक्वल टू एम बी। क्या होगा? ए एम इज इक्वल टू एम बी। तो ये होता है हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, सॉरी, मिड पॉइंट सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? सेगमेंट ए एम इज इक्वल टू सेगमेंट एम बी। ठीक है, यहाँ तक समझा आपको? उसके बाद हमारा जो 7th नंबर वाला पॉइंट है उसमें क्या बोला है उन्होंने? कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट। क्या बोला है? कंपैरिजन
कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट्स। अब ये कंपैरिजन जो है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको पता नहीं है, क्योंकि हर एक घर में कंपैरिजन होता है। ये बड़ा वाला अच्छा है, छोटा वाला अच्छा नहीं, ये पढ़ाई करता है तो पढ़ाई नहीं करता है, ये क्रिकेट में अच्छा है तो क्रिकेट में अच्छा नहीं है, ये 90% मार्क्स लाता है तो 80% ही लाता है। अगर आपका परसेंटेज में 1% से भी डिफरेंस आ गया तो वही के वही आपका कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। तो कंपैरिजन में क्या करते हैं, हम बस कंपेयर करते हैं कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है। बट इसमें हम किसका कंपैरिजन करने वाले हैं, लाइन सेगमेंट्स का कंपैरिजन करने वाले। आपको अभी तक ये समझा होगा कि अभी तक हमने जो भी बात की है वो सभी बात लाइन सेगमेंट के बारे में की है। हमने लाइन के बारे में, रे के बारे में अभी तक कोई भी बात नहीं की है, क्योंकि लाइन सेगमेंट से ही हम ज़्यादातर डील करते हैं। क्यों? अरे क्योंकि ये सीधा साधा है ना, इसका लेंथ फिक्स है, तब जाके तो हम कंपेयर कर पाएंगे ना। अगर लेंथ ही फिक्स नहीं है तो कंपेयर कैसा होगा? लाइन को हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। वो बोलेगा मैं एक्सटेंड हो जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा, बंक मारूंगा। आप जो करते हो बंक मार लेते हो, वैसे ही करेगा वो। पर लाइन सेगमेंट क्या होता है, उसका लेंथ ही फिक्स होता है। बेचारा भैया वो करे तो करे क्या करेगा वो? तो लाइन सेगमेंट फिक्स होता है। अभी अगर देखो यहाँ पे मैं निकालूँ ये ए, ये बी और दूसरा निकालूँ ये यहाँ पे सी डी। सपोज ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। आप क्या बोलोगे? आप खुद बोलोगे सर ये ए बी जो है ये सी डी से बड़ा है। मैंने बोला था कि कंपैरिजन करने को, लगे खुद कंपेयर करने। अरे भैया मैं नहीं भी बोलूँगा तो भी करोगे ना आप बोलोगे ना सर कंपैरिजन करना अच्छी बात नहीं। अरे भैया अगर नहीं करोगे ना तो एग्जाम में मार्क्स कैसे आएंगे, मार्कशीट पे मार्क्स कैसे दिखेंगे? आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है ना, यही तो सिखा रहा है कंपैरिजन। ये बोल रहा है कि मैथमेटिक्स में कंपैरिजन करो, पर्सनल या रियल लाइफ में नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते, यहाँ पे हम बस ये बोलते कि लाइन ए बी, लाइन है क्या लिखा है? सेगमेंट है। तो हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट ए बी इज ग्रेटर देन सेगमेंट सी डी, या फिर सेगमेंट सी डी इज स्मॉलर देन सेगमेंट ए बी। तो यही तो लिखते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे, दोनों लिख के बताता हूँ। ये हो गया हमारा ग्रेटर देन, ठीक है। ग्रेटर देन में देखो ए बी मेरा बड़ा है तो हम क्या लिखेंगे? ए बी इज ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे सेगमेंट लिखना पड़ेगा हमको। सेगमेंट ए बी इज ग्रेटर देन सेगमेंट सी डी। ये समझा आपको? उसके बाद लेस देन वाला भी देखते हैं, लेस देन, या फिर इसको बोलेंगे स्मॉलर देन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सी डी इज स्मॉलर देन ए बी। क्या लिखना पड़ेगा? सेगमेंट। क्या लिखना पड़ेगा पहले? सेगमेंट सी डी इज स्मॉलर देन सेगमेंट ए बी। यही टाइप के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं भैया प्रैक्टिस सेट 1.2 में। देखो कैसे खुशी से कूदने लगे। अगर ऐसे टॉपिक करेंगे तो आप बोलेंगे भैया 40 आउट ऑफ 40 ना आपको ला के दिखा देंगे। मार्च में पेपर होने दो, जून में आपके हाथ में रिजल्ट लगते हैं, वैसे ही आप जैसे रिजल्ट मिलेगा वैसे ही कमेंट करेंगे भैया देखो 40 आउट ऑफ 40 ज्योमेट्री में मिले। बट भैया आपको कैसे पता चलेगा? पेपर तो 100 आउट ऑफ से मार देंगे ना। तो भैया आपको 40 आउट ऑफ 40 बस इसमें नहीं लाने हैं पार्ट 1 में, आपको 40 आउट ऑफ 40 पार्ट 2 में भी लाने हैं और उस पार्ट 1 में भी लाने, ताकि आपका टोटल पूरा 100 आउट ऑफ 100 बने। ठीक है, अगर 100 आउट ऑफ 100 अगर आते हैं आपको तो ही मुझे कमेंट में लिखना, वरना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरा नेचर थोड़ा सा अलग है। चाहिए अगर रहना है आपको तो टॉप में रहो ना, वरना कहीं पे रहो ही मत, क्योंकि फर्स्ट नंबर जिसका आता है उसको याद रखा जाता है, सेकंड वाले की वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करना है? 100 आउट ऑफ 100 मुझे 9th के मैथ्स में चाहिए। कितने चाहिए? 100 आउट ऑफ 100। और मजाक की बात बताऊँ, 100 आउट ऑफ 100 लाना मैथमेटिक्स में एक बहुत छोटा सा मजाक है। ईजीली आ जाते, बहुत ज़्यादा ईजीली आ जाते।
जितना आप पढ़ोगे नहीं ना, उससे ज़्यादा आपको बस प्रैक्टिस करना पड़ता है। बाकी सब्जेक्ट में आपको रट्टा मारना पड़ेगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी सब्जेक्ट खराब है, पर इसमें क्या होता है, इसमें आप ज़्यादा सीखते जाते हो, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट की भी अपनी एक अलग स्पेशलिटी होती है, साइंस की अपनी एक अलग स्पेशलिटी है। वो ऐसे ऐसे चीज़ों से डील करता है ना कि कोई नहीं करेगा। अरे डायरेक्ट टेक्नोलॉजी से डील करता है ना भैया वो, पर इसको भी साथ लेके चलता है ना, फिजिक्स भी आता है उसमें। ये सब टीम वर्क में काम करते हैं भैया, सब लोग टीम वर्क में काम करते हैं, ठीक है। तो हमें भी टीम वर्क में काम करना है, एग्जाम हॉल में नहीं करना है टीम वर्क, ठीक है। वहाँ से निकाल दिए जाओगे। वहाँ पे आपको इंडिविजुअली खुद का दिमाग लेके ही बैठना है, 4 दोस्तों को पूछना नहीं है। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहोगे तो आप गलतियाँ नहीं करोगे। और सेल्फ कॉन्फिडेंट बनने के लिए आपको ज़्यादातर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ज़्यादातर प्रैक्टिस क्या, जो भी कोई प्रॉब्लम होगा, जो भी कोई सम होगा, उसको आप 10 बार लिख के देखो, 15 बार लिख के देखो। इसकी वजह ये है कि आपको आदत होने लगती है। पहले 3 लेसन आप कर लो, पहले सिर्फ 3 लेसन, मेरी बात थोड़ी सी मानो, पहले 3 लेसन की इतनी प्रैक्टिस कर लो कि चौथे लेसन जो होगा अपना, 4th लेसन से आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ोगे तो आधे से ज़्यादा आंसर आपका माइंड में प्रिपेयर हो जाएगा, बस आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे मेरे को यहाँ पे सिखाने के लिए बोर्ड पे लिखना पड़ता है, सिमिलरली आपको भी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद देखो, उसके बाद बोला है परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट और रेज। 8 नंबर पे दिया है उन्होंने, परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट्स और रेज, ऑफ सेगमेंट्स और रेज। तो उन्होंने बोला परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट और रेज। अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, उसके ऊपर कोई लाइन है जो कि एक रे है, इसका पॉइंट है समझो ये पी क्यू। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसमें कितने का एंगल फॉर्म होगा, इसमें 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। कितना एंगल फॉर्म होगा इसमें, 90 डिग्री वाला एंगल फॉर्म होगा। और इसको लिखा कैसे जाता है, जैसे देखो पी क्यू, ये क्या है, ये एक हाइट है। अगर ये सेगमेंट है तो क्यू से लेके पी तक इसका कोई हाइट होगा और वो फिक्स डिस्टेंस होगा, ठीक है। क्यू से लेके पी तक या फिर पी से लेके पॉइंट क्यू तक, मतलब वो लाइन तक एक फिक्स डिस्टेंस होगा। तो इसको लिखते कैसे, इसको लिखते ऐसे कि पी क्यू मेरा परपेंडिकुलर है किससे, ए बी से। पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। उसके बाद 9 दिया है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ठीक है। ये 9th वाला है लास्ट पॉइंट अपना, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये इसी से सिमिलर होता है। जैसे ये देखो, ये एक लाइन है और यहाँ पे एक पॉइंट है। अगर यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस, पॉइंट पी का डिस्टेंस आपको पता करना है कि पी से वो कितना दूर है, तो आप क्या करोगे, एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन निकालोगे जो कि इस लाइन को क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तब जाके आपको क्या पता चलेगा कि P से लेके Q तक का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। यहाँ तक समझा आपको। अगर यहाँ तक समझा होगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मैं आपको अभी प्रैक्टिस सेट 1.2 के आंसर दे दूँ फटाफट से, ठीक है। देखो ध्यान दो, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन एंड देयर कोऑर्डिनेट्स, डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट्स गिवन बिलो द टेबल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिए, कुछ पॉइंट्स दिए हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स दिए। तो उनको क्या करना है, अभी हमें जो लाइन सेगमेंट दिए गए हैं नीचे, पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट, वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए उन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखना पड़ेगा, वो इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो सेगमेंट डी ई जो है, यहाँ पे, हाँ सेगमेंट डी ई, तो देखो डी के कोऑर्डिनेट क्या है, डी के कोऑर्डिनेट है -7 और ई का कोऑर्डिनेट क्या है, ई का कोऑर्डिनेट है 9, मतलब ये क्या है, 9 इज ग्रेटर देन -7। तो हम क्या करेंगे, सेगमेंट डी का लेंथ कितना है, तो हम बोलेंगे 9 माइनस ऑफ -7 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और 9 + 7 होगा 16, कितना होगा 16 होगा।
तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, देखो सेगमेंट डी का लेंथ कितना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, पॉइंट डी और पॉइंट ई के बीच में 16 का डिस्टेंस है। सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे ए बी के बीच में, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेगमेंट ए बी लिखा है यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ए के कोऑर्डिनेट क्या है -3 है, ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, बी के कोऑर्डिनेट 5 है, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 5 है, तो ये 3 क्या है -3 स्मॉलर देन है ना 5 से, तो क्या करेंगे दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, तो 5 माइनस ऑफ -3 करेंगे, तो देखो माइनस माइनस प्लस 5 + 3 कितना होता है 8 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ सेगमेंट DE, पहले DE दिया था, DE, देयरफॉर ये क्या होंगे, बोथ द सेगमेंट्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ पे लिखेंगे सेगमेंट AB एंड सेगमेंट DE आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, दोनों भी कॉन्ग्रुएंट नहीं, हम क्या करें, हमें थोड़ी ना कुछ प्रॉब्लम है, दोनों भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो नहीं है, हमें मार्क्स आने से मतलब। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या बोला है, सेगमेंट BC एंड सेगमेंट AD, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं सेगमेंट BC टोटल लेंथ लिखते हैं, या फिर यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ, दूसरी तरह से ट्राई करके देखते हैं हम, डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन सेगमेंट BC, तो देखो B के कोऑर्डिनेट क्या है 5 है, B का कोऑर्डिनेट क्या है 5 है, और C का कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, दोनों को कंपेयर करो तो ये बड़ा है ना, तो जो बड़ा है उससे छोटा वाला माइनस कर दो, 5 - 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 3 है। डिस्टेंस बिटवीन सेगमेंट B एंड C, पॉइंट B एंड C, दोनों कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस कितना है वहाँ पे 3 है, मतलब लिखेंगे लेंथ ऑफ BC, या फिर लेंथ ऑफ सेगमेंट AD। क्या करेंगे, अगर ऐसा भी नहीं समझ रहा है तो देखो डायरेक्ट डिस्टेंस ले लो, क्या लेंगे यहाँ पे, ये भी शायद गलत लग रहा है मुझे, तो हम लेंगे डिस्टेंस बिटवीन AD, ऐसे ही लिखते हैं, डिस्टेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेंथ नहीं लिखेंगे डिस्टेंस, क्योंकि कोऑर्डिनेट दिया है, लेंथ हमें पता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ BC। अभी देखो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे देखो -3 है, -3, उसके बाद D का कोऑर्डिनेट क्या है -7। अभी इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो इसमें कन्फ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है, जो भी छोटा नंबर होता है वो क्या होता है, वो बड़ा होता है, तो देखो बड़े में से छोटा माइनस करो, -3 माइनस -7 इज इक्वल टू कितना आएगा, तो देखो ये -3 एज इट इज, माइनस माइनस +7, एक प्लस है एक माइनस है, इसका मतलब क्या आ जाएगा +4, दोनों का डिफरेंस, 7 - 3 करोगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभी क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट है क्या ये 4 और 3 इक्वल है क्या, हम लिखेंगे नहीं, सेगमेंट BC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD, दोनों भी एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट नहीं है, हो गया खत्म काम। अगर इक्वल नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, इक्वल नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो BE, तो लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ BE, B के कोऑर्डिनेट देखो क्या है, B का कोऑर्डिनेट है 5 और E का कोऑर्डिनेट क्या है, E का कोऑर्डिनेट है 9, तो इसमें देखो 5 छोटा है 9 से, तो निकालो डिस्टेंस निकालो, 9 - 5 इज इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन AD निकालो, डिस्टेंस बिटवीन A, D, देखो AD यहाँ पे निकाला था कितना है -3 इज ग्रेटर देन -7, यहाँ का यहाँ पे कॉपी कर लो तो क्या आएगा -3 माइनस ऑफ -7 इज इक्वल टू कितना आता है 4। अरे वाह भैया इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेगमेंट BE इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ही है थर्ड वाला जो क्या है कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या बोला है वो पढ़ते हैं हम। पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB।
इफ ए बी इक्वल टू 8 देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए एम। तो उन्होंने क्या बोला है, देखो एक सेगमेंट है, क्या है वो, ए बी है, ए बी, और पॉइंट एम क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है, ये जो ए बी का पूरा लेंथ है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है, कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो उन्होंने पूछा है ये ए एम क्या कितना होगा, तो हमें पता है अगर ए बी इज इक्वल टू कितना है, ए एम प्लस एम बी, बट हमें पता है ये ए एम इज इक्वल टू कितना है, एम बी है, क्योंकि एम क्या है, ये मिड पॉइंट है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस एम बी, मतलब दोनों सेम है, तो एम बी की जगह ए एम को रिप्लेस कर दो, क्योंकि यहाँ पे हमें ए एम चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2am, देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन 2, जो कि किसके बराबर होगा, 8/4 इज इक्वल टू कितना, सॉरी 4 नहीं, सॉरी यहाँ पे 2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ए एम कितना है अपना, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्या था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, इसलिए तो मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, इसलिए तो सॉल्व करके दे रहा हूँ। ऐसा लग रहा है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व मिलेगा। जो मुझे लगेगा कि वो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाने वाला है वो मैं सॉल्व करके दूंगा, और जो मुझे लगेगा कि जो इजी है वो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला है, पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट। तो पहले लाइन निकाल दो, किसका, सी डी का। तो यहाँ पे लिखेंगे सी डी और यहाँ पे लिखेंगे पी। हो गया, खेल खत्म, हमारा काम ही खत्म हो गया भैया, काम ही खत्म हो गया, मेरा तो खत्म हो गया पूरा। मुझे पता है आपका आंसर आ गया, फिर भी निकाल के देता हूँ, ठीक है। देखो सी पी इतना कितना है, ये 2.5। अरे 2.5 इतना है तो इतना भी 2.5 होगा ना, मिड पॉइंट 5, तो दोनों का एडिशन कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे ओके सी पी इज इक्वल टू 2.5, देयरफॉर हम लिखेंगे सी डी इज इक्वल टू सी पी प्लस पी डी। यहाँ पे लिखेंगे सी पी डी, तो इसके हिसाब से क्या होगा, सी पी इज इक्वल टू पी डी। तो यहाँ पे देखो अभी क्या करेंगे, सी डी इज इक्वल टू 2.5 प्लस 2.5, सो सी डी इज इक्वल टू 2.5 और 2.5 कितना होता है, 5 होता है। सेंटीमीटर लिखना नहीं भूलना, जो भी यूनिट दिया है वो लिखना नहीं भूलना, ठीक है। तो लेंथ ऑफ सी डी, तो ये लेंथ ऑफ सी डी कितना है अपना, लेंथ ऑफ सी डी आया है भैया हमारा 5 सेंटीमीटर। कितना आया है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखो फोर्थ वाले में क्या बोला है, इफ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी पी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड ए पी इज इक्वल टू 3.4, कंपेयर द सेगमेंट। अरे भैया जो घर में करते वो यही करना है, तो करो ना फिर। देखो अभी ये 2 है जो सबसे छोटा है, ये 2 क्या है, सबसे छोटा है, और इसमें 5 क्या है, सबसे बड़ा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी इज ग्रेटर देन ए पी, मतलब ए पी इज स्मॉलर देन ए बी, बराबर आ गया 3.4 इज स्मॉलर देन 5, और ये बी पी जो है ये किससे छोटा है, ए पी से, मतलब बी पी इज स्मॉलर देन ए पी। देखो 2 इज स्मॉलर देन 3.4, हो गया आंसर हमारा खत्म। यहाँ पे नहीं समझा तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 इज ग्रेटर देन 3.4 इज ग्रेटर देन 2, इनका नाम आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। उन्होंने कंपेयर द सेगमेंट बोला, इसलिए हमने सेगमेंट को कंपेयर किया है, ये उसका एक्सप्लेनेशन। अभी देखो 5th क्वेश्चन में पढ़ने वाला नहीं हूँ पूरा, मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दिए और मैं बुक से क्वेश्चन पढ़ के मैं आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू फिगर 1.13। तो ये हमारा फिगर है 1.13, ठीक है, ये हमारा फिगर नंबर है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, राइट द नेम्स ऑफ द अपोजिट रे ऑफ रे आर पी, ठीक है। तो देखो रे आर पी, ठीक है, आर पी कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसके अपोजिट रेस का नाम बताना है तो हम बोल सकते हैं आर क्यू एक अपोजिट है, तो हम बोल सकते हैं रे, एक पी क्यू बोल सकते हैं, या फिर आर क्यू, या फिर इसके अपोजिट क्या है, यहाँ पे आर टी, और रे आर टी, यहाँ से यहाँ तक रे बन रहा है ना, और यहाँ से यहाँ तक रे बन रहा है क्यू तक, तो आर क्यू और आर टी हो गया आपका पहला आंसर खत्म। दूसरा बोला है राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी। तो इंटरसेक्शन देखो पी क्यू और आर पी कहाँ पर है, पी क्यू और आर पी इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, पी पे हो रहा है, तो हम ले सकते हैं रे पी क्यू, रे
पी क्यू, कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, होने वाली भी नहीं। उसके बाद राइट द यूनियन सेट ऑफ सेगमेंट पी क्यू एंड सेगमेंट क्यू आर। अरे यूनियन मतलब क्या है, देखो पी क्यू और क्यू आर बोला है, सॉरी पी क्यू और पी क्यू और क्यू आर से यूनियन सेट मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सब कुछ आता है। तो ये आर और क्यू के बीच में सब कुछ आ रहा है ना, आर और पी क्यू के बीच में सब कुछ आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उन्होंने क्या बोला है, सेगमेंट बोला है ना, तो हम लिखेंगे सेगमेंट, देखो पी क्यू और आर क्यू, ये आर क्यू के अंदर आता है, तो हम लिखेंगे सेगमेंट क्यू आर या फिर आर क्यू। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद देखो, स्टेट द रेज ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट। सेगमेंट क्यू आर क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। तो देखो सेगमेंट क्यू आर जो है ये सबसेट किसका होगा, उसी का होता है ना, आर क्यू का होगा या फिर क्यू आर का होगा। तो हम बोल सकते हैं सबसेट ऑफ सेगमेंट आर क्यू और सेगमेंट क्यू आर। ठीक है, ये भी समझा। उसके बाद अच्छा पाँचवा और छठवा आएगा, ठीक है वो भी सॉल्व कर रहे थे। ये कौन सा था, फोर्थ था, फिफ्थ था, सिक्स था, सेवन भी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 7। ठीक है, ठीक अभी देखते हैं फिफ्थ वाला। ठीक है, ये फिफ्थ है। फिफ्थ में क्या बोला है, राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रेज विथ कॉमन पॉइंट आर। ठीक है, ये पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक आर टी, सेगमेंट आर टी, एंड यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट सेगमेंट। ठीक है, एक मिनट, क्या बोला है, रे राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रेज, अपोजिट रेज बोला है ना, तो यही हो गया आर टी और आर क्यू, एंड अपोजिट रेज बोला है तो रे लिखेंगे ना भैया, आप भी कैसा गलती कर देते हो। रे क्या है, यहाँ से यहाँ तक आर क्यू, रे आर क्यू। ठीक है, 6 के लिए यहाँ पे जगह नहीं बची है, यहाँ पे 6 कर देंगे, यहाँ पे 7। ठीक है, ऐसा अच्छा दिखना चाहिए लिखने को। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा बताओ मुझे। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आपको दिक्कत होती है लाइट में वगैरह, तो आप थोड़ा सा बताओ मुझे कमेंट में। राइट एनी टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट एस। ठीक है, एंड पॉइंट एस बोला है उन्हें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी से लेकर यहाँ तक मतलब एस टी, तो बोलते रे एस टी एंड रे एस क्यू और एस आर एंड रे एस क्यू। ठीक है, तो वो भी हो जाएगा कॉमन रे। ठीक है, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ एस पी एंड एस टी। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, देखो एस टी एंड एस पी, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन होने वाला क्या है, पॉइंट एस, पॉइंट एस। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.1 में हमने पढ़ा है और उसके पहले भी हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद देखो 6 में देखो एक नंबर लाइन दी है उन्होंने, उसको ऑब्जर्व करके हमें ये 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन अभी मैं पढ़ता हूँ। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टेट द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी। इक्वी डिस्टेंट मतलब समझो, देखो ये पॉइंट भी है, इससे इक्वी डिस्टेंट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक और दोनों साइड में, इस साइड में भी डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर B से C का डिस्टेंस अगर 1 यूनिट है तो A से B का डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, 1 यूनिट ही होना चाहिए। तो हम लिखेंगे अभी इक्वी डिस्टेंस कौन सा, A और C है, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट A एंड पॉइंट C। उसके बाद देखो P और D भी है, तो हम लिखेंगे पॉइंट P एंड पॉइंट D। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, मतलब उससे सेम दूरी पर है। ठीक है, ये भी जितना दूर खड़ा है बी से P जितना दूर खड़ा है उतना ही दूर कौन खड़ा है, D भी खड़ा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q। ठीक है, पॉइंट Q कहाँ पर है, पहले देख लो। देखो Q से U तक का डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस कितना है, Q से L तक का है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे U एंड L, पॉइंट्स U एंड पॉइंट L, और उसके बाद देखो R और P भी तो है, यहाँ से जितना डिस्टेंस है यहाँ से भी इतना ही डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट R एंड पॉइंट P। ठीक है, तो ये P एंड R भी हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट R एंड पॉइंट P। ठीक है, लास्ट वाला देखते हैं अभी। फाइंड डिस्टेंस ऑफ UV, डिस्टेंस ऑफ PC, डिस्टेंस ऑफ VB एंड डिस्टेंस ऑफ UL। तो डिस्टेंस ऑफ UV निकालते हैं पहले। डिस्टेंस ऑफ
कॉमा v। तो देखो u के कोऑर्डिनेट क्या है, u का कोऑर्डिनेट यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है q, ये u है ना, हाँ v वहाँ पर है u, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5, u का कोऑर्डिनेट क्या है -5 और यहाँ पे v का कोऑर्डिनेट है 5, तो ये 5 क्या है बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 5 बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 5 माइनस ऑफ -5 इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस माइनस होता है प्लस, 5 + 5 होता है 10। ठीक है, बाकी जो बचे हैं डिस्टेंस PC, डिस्टेंस ऑफ VB, डिस्टेंस ऑफ UL, ये तीनों आपको फाइंड आउट करना है और इसी की तरह यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 1.2 भी खत्म होता है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आया हो या फिर आने वाला है वीडियो देखने के बाद, तो तुरंत मुझे वीडियो में कमेंट करो ताकि मुझे पता चले कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आया है और उसको मैं सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।